मैं डॉक्टर महेंद्र बहादुर सिंह, प्रतिनियुक्त शिक्षक डाइट प्रतापगढ़, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय है कि हम कोरोना वायरस रूपी वैश्विक महामारी से अपने को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसी स्थितियों में चूँकि समस्त शिक्षण संस्थाएं बंद हैं और उस शिक्षण संस्थाओं की बंद की अवस्था में डाइट प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश सभी डाइटें बंद हैं। डाइट में जो क्लासेज चल रही थी, थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा फार्म भरे जा चुके हैं, उनकी परीक्षा की तिथियां भी निर्धारित हो चुकी थी, लेकिन डाइट की जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दिया गया। अब फ्यूचर में जो भी 1-2 महीने बाद जब भी डेटें आएंगी, स्थितियां सामान्य होंगी, ईश्वर करे जल्दी हो, तब कक्षा शिक्षण का कार्य हो सकेगा और परीक्षाएं संपादित हो सकेंगी। बच्चे अपने अनुसार स्वाध्याय कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं। जो पुस्तकें बच्चों के पास हैं उसमें भी बहुत सारे बच्चों को जो दिक्कतें आ रही होंगी, पुस्तकों की आवश्यकता होगी, तभी बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज में ऐसी दुकानें नहीं हैं, शॉप्स नहीं हैं जहाँ से वो किताबें खरीद सकें, उन शिक्षण सामग्री से वो पढ़ सकें। ऐसे में आजकल देखा जा रहा है कि सोसाइटी में कम से कम, जैसे डाइट में 200 बच्चे हैं तो कम से कम नियर अबाउट 50% बच्चों तक तो पहुँच आई है एंड्रॉयड फ़ोन की, जिससे वो ऑनलाइन तमाम चीज़ें भेजते हैं, मैसेज, और यूट्यूब पर तमाम सारी वीडियो, जैसे कोरोना वायरस से बचाव कैसे हो सकता है, तमाम डॉक्टरों के बयान, माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश, मुख्यमंत्री जी के संदेश, सब व्हाट्सएप पर आते रहते हैं, लिंक आते रहते हैं, उसको खोलिए, उसकी जो देखिए। ठीक उसी प्रक्रिया में शिक्षकों का भी ये दायित्व बनता है कि ऐसे बच्चों तक तो पहुंच कम से कम बनाई जाए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, या वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डाल करके उन्हें उन शिक्षण सामग्री उनके तक पहुंचाई जाए, शिक्षण सामग्री, जिससे वो अपना पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि उस वीडियो के माध्यम से जब बच्चों तक शिक्षक की पहुंच हो जाती है तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसको एक ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, ऐसा लगता है जैसे शिक्षक उसके पास में है। और जब शिक्षक की पहुंच उसके पास तक होने लगती है तो अपने आप जो एक क्लोज सर्किट था, जो धारा बंद हो गई थी, वो धारा प्रवाहित होने लगती है। लगता है कि नहीं, अब अपने टीचर से जुड़ गए हैं और हम अब अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। उसी प्रक्रिया में थर्ड सेमेस्टर, जो तृतीय सेमेस्टर है डीएलएड 2018 का, उसमें एक पेपर है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, एजुकेशनल इवैल्यूएशन, एक्शन रिसर्च एंड इनोवेशंस। मैं इस विषय को डाइट प्रतापगढ़ में पढ़ाता हूँ। मेरे साथ 3 शिक्षक और इस विषय को पढ़ाते हैं। अलग अलग यूनिट्स हैं जिसमें विभिन्न टॉपिक को टाइम टेबल में निर्धारित करते हुए हम लोग आपस में उसको विभाजित करके बच्चों तक शिक्षण कार्य पहुँचाते हैं और प्रशिक्षण का कार्य सुचारू रूप से चलता है। अब जब हमें इस लॉकडाउन में बच्चों को रिवाइज भी कराना है, उन्हें रिकॉल कराना है, पता लगा विस्मृत हो जाए क्या क्या क्लासेस चली थी, क्या पढ़ाई गई थी, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जैसे हम अवेयर हैं इसको बताने के लिए, तो उसका एक ही कारण है कि बच्चों को अवेयर कर देना कि परीक्षा की तिथियां जब आएगी तो ऐसा ना हो कि एकाएक वो पढ़ना शुरू करें और वो तैयारी उनकी अगर कंटिन्यूड प्रोसेस में नहीं होगी तो वो संभव नहीं हो पाएगा कि उन्हें अच्छे अंक उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में उस पहले पेपर में मैंने ये विचार किया कि जितने टॉपिक उसमें हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों को हम बच्चों को बताएं। तो हमने देखा कि पहले ही शुरुआत में ही जो इसकी यूनिट है मापन एवं मूल्यांकन की, इसमें पहला है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा। अब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टॉपिक है कि मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है। मापन और मूल्यांकन किसी भी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी आता है, मापन मूल्यांकन से क्वेश्चन, और शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। मापन अलग से पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, और मापन
और मूल्यांकन दोनों एक साथ करके पूछा जाता है या मूल्यांकन अलग से पूछा जाता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि मापन और मूल्यांकन क्या है, इसका अंतर भी समझ में आ जाए और अंतर के साथ साथ दोनों का कोरिलेशन समझ में आ जाए। दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और इनकी क्या आवश्यकता है, क्यों इस विधा को शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत लाया गया है। तो इसलिए सबसे पहले हम मापन पर विचार करते हैं। विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक प्रगति जानने के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और इन प्रतियोगिताओं या परीक्षाओं का जो उद्देश्य होता है वो उनकी शैक्षिक प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि को जांचने के लिए किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात जो है कि जब बच्चों की शैक्षिक प्रगति या शैक्षिक उपलब्धि जानने के लिए इस मापन का प्रयोग हम करते हैं तो इसमें जहां पर शैक्षिक उपलब्धि और प्रगति मापी जा रही है उसमें वो किसी विशेष सब्जेक्ट में, किसी विशेष क्षेत्र में उसकी स्थिति को हम जानने का प्रयास करते हैं। कहीं न कहीं उसके संपूर्ण व्यक्तित्व की जो प्रगति है, उसका विकास है, उसकी मानसिक उपलब्धि है, वो कहीं न कहीं छूट जाती है। तो शैक्षिक प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि के साथ साथ हमारा उद्देश्य होता है बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। तो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास जो अपेक्षित है, ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का सर्वांगीण विकास, वो हो पा रहा है अथवा नहीं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं में जो दोष रह जा रहे थे, छूट जा रहे थे, उन दोषों को दूर करने के लिए ये मापन और मूल्यांकन की विधा अपनाई गई, जिससे कहीं कोई चीज अवशेष न रह जाए। अगर शैक्षिक क्षेत्र में हम जाने कि ये अवधारणा जो है मापन मूल्यांकन की कहाँ से आई, तो बहुत सारे शैक्षिक शिक्षा शास्त्री एजुकेशनिस्ट हैं जो इस क्षेत्र में काम किए। लेकिन सर्वप्रथम अगर हम किसी को श्रेय देना चाहें तो अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री J.M. राइस महोदय ने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में इसको अपनाया और प्रकाश में लाया, जिसके द्वारा संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण और विकास, उसकी उपलब्धि जांची और मापी जा सकती है, मूल्यांकित की जा सकती है। एजुकेशनल मेजरमेंट या शैक्षिक मापन का आशय या जो तात्पर्य है वो एक निश्चित इकाइयों में वस्तु या व्यक्ति के गुण के परिमाण या मात्रा का पता लगाना है। जैसे किसी रेखा की लंबाई, किसी विषय का प्राप्तांक, किसी की कोई विशेषता, किसी का कोई गुण, अर्थात शिक्षा संबंधी किसी भी तथ्य के विभिन्न आयामों यथा अंक, ग्रेड, मात्रा या उसके गुणात्मक अंतर आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर हम पारिभाषिक रूप में मापन को समझना चाहें तो मापन किसी वस्तु या व्यक्ति में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया है। परिभाषा को एक बार पुनः समझें। मापन किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया का नाम है। यह दो प्रकार का होता है। मापन को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रकार है मात्रात्मक मापन और दूसरा प्रकार है गुणात्मक मापन। मैंने बताया
कि व्यक्ति या किसी की मात्रा या किसी का गुण और विशेषता, उसी आधार पर दो भागों में विभाजित करके हम मापन को समझाना चाह रहे हैं। जो शैक्षिक विद्वान और शिक्षा शास्त्रियों ने इसको दो भागों में समझाने का प्रयास किया जिसकी सुस्पष्टता के साथ समझा जा सके, तो इसके दो प्रकार मात्रात्मक और गुणात्मक। अगर हम उदाहरण देकर आपको इस चीज को समझाना चाहें तो व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित गुण या मात्रा को जब हम आंकिक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं, माप सकते हैं, तो वो मात्रात्मक मापन के अंतर्गत आता है। ये मात्रात्मक का उदाहरण है। जैसे राम की लंबाई 5 फीट 3 इंच और श्याम की लंबाई 5 फीट 6 इंच। अब इसमें मात्रा निश्चित हो गई, 5 फीट 3 इंच और 5 फीट 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, जो भी कह लीजिए, यानी उसकी मात्रा निश्चित हो गई। तो मात्रात्मक मापन वो निश्चितता है जिसके साथ उस चीज को व्यक्त किया जा सकता है। ठीक इसी तरह गुणात्मक मापन में किसी गुण और विशेषता के आधार पर उसको जाना जा सकता है, उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे दो व्यक्तियों में, महिला और पुरुष में विभेद करना है मुझे, तो उसकी आंतरिक बनावट, बाह्य बनावट तो ठीक है, दिख रहा है, लेकिन दोनों मनुष्य हैं, तमाम इंटरनल पार्ट हैं जिसके आधार पर हम उसको कह सकते हैं कि ये महिला है और ये पुरुष है। ये उसकी गुण और विशेषता के आधार पर विभाजन हो रहा है, तब हम इसे गुणात्मक मापन के अंतर्गत रखते हैं। इसको अगर हम और सरलतम रूप से आपको समझाएं, गुणात्मक और मात्रात्मक, इन्हीं दोनों हेडिंग्स को हम दो अन्य नाम देकर और सरलीकृत करके आपको समझा सकते हैं, जिससे आप ये समझ जाएं कि विशेषता और गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन क्या है। तो हमने मात्रात्मक मापन को नाम दे दिया भौतिक मापन और गुणात्मक मापन को नाम दे दिया मानसिक मापन। तो जो भौतिक मापन है, उस भौतिक मापन के अंतर्गत किसी चीज का वजन, वेट, किसी चीज की लंबाई, दूरी, ऊंचाई, गहराई, ये सारी चीज भौतिक मापन में आएगी। और ये मात्रा भी बताएगी, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, अथवा 3 मीटर गहराई, अथवा 10 मीटर ऊंचाई। तो जहां पर ये चीजें प्रत्यक्षता भौतिक रूप में दिख रही हैं, जमीन का एक टुकड़ा है, उस पर हमें मकान बनाना है, तो जिस जमीन पर मकान बनाना है भौतिक रूप से हम उसको, उसकी माप कर सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयताकार बनाना है कि वर्गाकार बनाना है, कितने जमीन का वो जो टुकड़ा है उसमें जो मकान बनाना है, उसकी माप करके हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि उस स्पेस में किस माप का मकान और कितने माप के, कितने मेजर करने के बाद कितने कमरे इसमें बन सकते हैं। ये सारी चीजें भौतिक हैं, ये जो चीजें आप माप रहे हैं। लेकिन जब हम मानसिक मापन की तरफ जाते हैं, गुणात्मक में जाते हैं, तो जैसे रुचि, बुद्धि, अभियोग्यता, उपलब्धि, इन सब चीजों को भौतिक रूप से हम नहीं देख सकते। किसी की बुद्धि को भौतिक रूप से नहीं देख सकते, किसी की मानसिक उपलब्धि को जांचने के तरीके से हम भले, लेकिन भौतिक रूप से नहीं देख सकते। किसी अभियोग्यता को हम भौतिक रूप से नहीं जान सकते। तो जब हम रुचियों और बुद्धि को भौतिक रूप से नहीं जान सकते, किसी की नापसंद और पसंद देखकर ऐसे समझ जाएंगे कि इसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, नहीं, ये संभव नहीं। तो ये गुण है, विशेषता है उसकी। तो ये सारी चीजें मानसिक मापन के अंतर्गत आएंगी। तो मानसिक मापन और गुणात्मक मापन एक जगह हो गया।
जो मैंने मात्रात्मक गुणात्मक बताया था, जब दो पार्ट कर रहा हूँ अब भौतिक और मानसिक रूप में, तो दोनों को कोरिलेट भी कर रहा हूँ कि भौतिक का मतलब परिमाणात्मक मात्रात्मक और मानसिक का मतलब गुणात्मक। दोनों उदाहरणों से स्पष्ट हो जाए, लंबाई, ऊंचाई, दूरी, चौड़ाई, गहराई, एक तरफ बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता, उपलब्धि, ये सारी चीजें। इसी को हम अगर दोनों को अलग अलग पार्ट में एक सिंगल लाइन बीच में करते हैं, एक तरफ लिख दें मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक, परिमाण और मात्रा क्वांटिटी एक ही चीज है, तो मात्रात्मक, परिमाणात्मक अथवा भौतिक मापन एक चीज हो गई। अब उस सिंगल लाइन के बगल में लिख देते हैं गुणात्मक अथवा मानसिक मापन, और बिंदुवार दोनों को समझ लें। इन दोनों मापन को स्पष्टता से समझ जाएंगे। अब हम जब मात्रात्मक मापन या परिमाणात्मक मापन या भौतिक मापन में लिख दें पहला, इसकी क्या विशेषता है, तो इसे निश्चित इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। 1 केजी, 2 केजी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर को निश्चित 5 फीट 3 इंच, इसको निश्चित इकाई में हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मानसिक और गुणात्मक मापन में निश्चित इकाइयों में इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इस मात्रात्मक मापन में हम आते हैं परिमाणात्मक में, इसका मापन भौतिक रूप में हो सकता है। अभी मैंने बताया कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये भौतिक रूप में हो सकता है, प्रत्यक्षता हो सकता है। लेकिन मानसिक या गुणात्मक मापन भौतिक और स्थूल रूप में नहीं हो सकता। ये अत्यंत सूक्ष्म और जटिल है। इसको करने के लिए उसके गुणों और विशेषताओं की जांच करनी होती, जिसके लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा तमाम स्टैंडर्डाइज्ड और मानकीकृत टूल्स बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से हम उसको जान सकते हैं। लेकिन सामान्यतः भौतिक रूप से उसकी जांच नहीं की जा सकती। तीसरा है मात्रात्मक या परिमाणात्मक या भौतिक मापन में इसका संबंध सदैव शून्य से शुरू हो रहा है। जैसे 0 से 30 तक का हम अंक लिख दिए, तो इसकी गणना है, आंकिक है, इसका प्रारंभ इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन मानसिक और गुणात्मक मापन में रुचि और बुद्धि का 0 से शुरुआत होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि इतने से इतना ऐसा हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि मनोवैज्ञानिकों के जो परीक्षण हैं, जो स्टैंडर्डाइज या मानकीकृत टूल्स बनाए गए हैं, उसमें ये निर्धारित किया गया है कि IQ लेवल का एक सूत्र निर्धारित करके कि इतने से इतने के बीच इतना मंद बुद्धि है, इतना में ऐसा है, इतने में मूड है, इतने में फिर और उन्नत होगी, तीव्र बुद्धि होगा, एक्सीलेंट हो जाएगा, बाचक प्रखर बुद्धि का हो जाएगा। बट एग्जैक्ट फिगर में किसी की बुद्धि इतनी ही है एग्जैक्ट, किसी की रुचि इतनी ही है एग्जैक्ट, किसी की अभियोग्यता इतनी ही है, किसी की मानसिक उपलब्धि का एग्जैक्ट मापन कर देना संभव नहीं है। अगर हम इसको चौथे पॉइंट के रूप में देखें तो कह सकते हैं कि भौतिक अथवा परिमाणात्मक मापन में संपूर्णता है। इतने किलोग्राम, इतने मीटर, इतना जो भी माप आप मेजर कर रहे हैं, उसमें एग्जैक्ट संपूर्णता के साथ उस चीज को आप माप ले रहे हैं। लेकिन इसमें हम मानसिक और गुणात्मक में उसे संपूर्णता के साथ नहीं माप सकते हैं, उसको एग्जैक्ट फिगर में हम नहीं रख सकते हैं, बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता या उपलब्धि को। पांचवें अगर हम अंतर को देखें तो परिमाणात्मक या मात्रात्मक या भौतिक मापन बिल्कुल वस्तुनिष्ठ है, एग्जैक्टनेस, निरपेक्ष है, स्थिर है। लेकिन जो मानसिक मापन है, जो गुणात्मक मापन है,
वो विषयगतता के साथ है, वो विषय के सापेक्ष काम कर रहा है, सब्जेक्टिवनेस है उसमें, वो उस सब्जेक्टिव के सापेक्षता के साथ क्या करता है, उसमें अस्थिरता है, जैसे विषय होंगे उसी हिसाब से उसकी जांच होगी, वो रिलेटिविटी से संबंधित है। इसमें सब्जेक्टिवनेस है, विषयगतता है, इसमें सापेक्षता है, रिलेटिविटी का गुण है मानसिक और गुणात्मक में, और उसमें निरपेक्षता है, ऑब्जेक्टिवनेस है, एग्जैक्टता है, संपूर्णता है, निरपेक्षता है। इस प्रकार से हम मेजर क्या है, मेजरमेंट क्या है, मापन क्या है, मापन को पारिभाषिक रूप में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, या J.M. राइस महोदय को इसका श्रेय लाने का है शिक्षा के क्षेत्र में। उसके आशय को समझते हुए उसको दो प्रभागों में विभाजित करके, मात्रात्मक और गुणात्मक मापन, उसको और सरलीकृत करते हुए मानसिक मापन और भौतिक मापन में विभाजित करके लंबाई, दूरी, ऊंचाई, गहराई भौतिकता के साथ मापन करना, या बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता, उपलब्धि के साथ मानसिक या गुणात्मक मापन। फिर मैंने दो पार्ट में करके एक एक बिंदु को अलग अलग करके आपको समझाने का प्रयास किया, जिससे मापन को समझ लेने के बाद हम मात्रात्मक और गुणात्मक मापन को भी समझ लें कि हम किस तरह से उसकी माप कर सकते हैं। इसके बाद आता है मापन और मूल्यांकन का दूसरा पक्ष, मूल्यांकन। मूल्यांकन मापन से व्यापक चीज है, इसके विषय वस्तु जो है उससे व्यापक है। अगर हम कोट करके बिल्कुल इन्वर्टेड कामाज में दो शब्दों में इसकी व्यापकता को बताना चाहें, स्पष्ट करना चाहें, तो अगर हम मूल्यांकन लिखें, मूल्यांकन बराबर तो मापन प्लस मूल्य निर्धारण, मापन प्लस मूल्य निर्धारण बराबर मापन। स्पष्ट हो गया कि मापन कितना व्यापक है। किसी चीज को मापा गया, जांचा गया, परखा गया, सोचा गया, समझा गया, ज्ञान प्राप्त किया गया, उसके बाद उसका जब मूल्य निर्धारण करते हैं तो वो मापन के अंतर्गत आता है। इसकी भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन मूल्यांकन को शाब्दिक रूप से समझें तो ऐसे ही शब्द से ही दिख रहा है कि मूल्य धन अंकन बराबर मूल्यांकन, किसी का मूल्य निर्धारण करना, जो भी चीज मापी गई है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कार्य, वस्तु या व्यक्तियों की योग्यताओं, रुचियों, आदतों, अभिवृत्तियों तथा व्यवहार परिवर्तन को मूल्यांकित किया जाता है। इस प्रक्रिया से पता चलता है कि शिक्षण द्वारा विद्यार्थी के ज्ञान व्यवहार में कहां तक परिवर्तन हुआ है। हम जो अपेक्षा लेकर चले थे, क्या वो अपेक्षित परिणाम तक हम पहुंचे हैं, इसकी जांच करने का सर्वोत्तम उपाय है मूल्यांकन करना। शिक्षण की जो प्रक्रिया है, प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है, इसमें बच्चों के क्लास वाइज कक्षागत वितरण के हिसाब से प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी का मिनिमम लर्निंग लेवल या न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित किया गया है। कक्षा 2 के बच्चे को गिनती कहाँ तक आनी चाहिए कि 10 तक गिनती लिख लेगा, या बिना मात्रा के सब अक्षरों को लिखेगा। फिर अक्षरों को लिखने के बाद वो ऐसे शब्दों का निर्माण करना प्रारंभ करेगा जो मात्रा विहीन है। कल, बल, चल, डर, मत, कमल, कटहल, अजगर मात्रा विहीन है।
इस तरह से एक निर्धारित किया गया उसका न्यूनतम अधिकतम स्तर कि कक्षा 2 के बच्चे को यहाँ तक आना चाहिए। कक्षा 3 के बच्चे को पोएम याद होनी चाहिए या पूरा 20 तक उसको 20 तक पहाड़ा आना चाहिए, या ऐसी तमाम चीजें हैं जो विषयगत, इस विषय में उसका न्यूनतम अधिगम इतना स्तर इतना होना चाहिए। ऐसे 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का सबका निर्धारित है। तो अब उस न्यूनतम अधिगम स्तर तक शिक्षण की प्रक्रिया अपनाने के बाद बच्चा पहुंचा है अथवा नहीं पहुंचा है, उसके व्यवहारगत या ज्ञानगत वृद्धि में उस स्तर तक विकास हुआ, परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं हुआ है, इस चीज को हम मूल्यांकन के द्वारा ही समझ सकते हैं। इसलिए इस मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अगर हम पारिभाषिक रूप में इसको समझना चाहें, एक एजुकेशनिस्ट शैक्षिक विद्वान हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, क्विलिन एंड हन्ना, QUILLEN, क्विलिन एंड हन्ना, HANNA। इनके मत में अगर हम पारिभाषिक रूप देना चाहें मूल्यांकन को, छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्र करना एवं उन प्रमाणों की व्याख्या करना मूल्यांकन है। जो भी विद्यालय है उसमें छात्रों का जो व्यवहार है, जो प्रगति है, जो ज्ञान का विस्तार है, विकास है, वृद्धि है, उसमें जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों के प्रमाण एकत्रित करना और उन प्रमाणों को व्याख्यायित करना विभिन्न मूल्यांकन की प्रविधियों के द्वारा मूल्यांकन कहलाता है। जो प्रमाण एकत्र हैं, उन प्रमाणों को व्याख्यायित करने का जो प्रोसेस है वो मूल्यांकन है, जिससे हम ये जांच पाएंगे कि विद्यार्थी का जो परिवर्तन हम करना चाहते थे, क्या वह परिवर्तन वहां तक हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो अब कौन सी प्रक्रिया अपनाकर उसको वहां तक ले जाया जाए, इसको जो जानने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। अगर एक हम ट्रायंगल बनाएं और ट्रायंगल बना करके सबसे ऊपर लिख दें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक उद्देश्य, अब उस ट्रायंगल के लेफ्ट साइड में लिख दें लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सीखने से उत्पन्न जो अनुभव है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक उद्देश्य, लेफ्ट साइड आ गए आप बेस पे बाईं तरफ, वहां हम लिख दिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सीखने से उत्पन्न अनुभव, और राइट साइड में हम लिख दिए बिहेवियरल चेंज, व्यवहार परिवर्तन। और अब हम इसको आपको समझा रहे हैं कि विद्यार्थियों में व्यवहार परिवर्तन लाना ही शिक्षण का उद्देश्य है। जो ट्रायंगल बना है, अब उस ट्रायंगल में दो चीजें आई, विद्यार्थियों में व्यवहार परिवर्तन, नीचे राइट साइड व्यवहार परिवर्तन लाना ही शिक्षण का उद्देश्य है। इसके लिए विद्यालयी परिस्थिति में शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण, कक्षा शिक्षण के दौरान तमाम सारी विधियों को अपनाया जाना जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो, ज्ञान में वृद्धि हो। और ये जो व्यवहार परिवर्तन किए जाते हैं जो सीखने में सहायक हैं, बच्चों के विभिन्न प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन करता है जिससे उसके लर्निंग अचीवमेंट उसका बढ़े, वो हेल्पफुल होता है सीखने में। बच्चा अनुभव द्वारा भी वृद्धि विकास करता है, तमाम चीजें अनुभव से सीख रहा है, और सीखने के बाद वह परिवर्तन किस स्तर तक हुआ है इसे मूल्यांकन की विधि द्वारा जाना जा सकता है। व्यवहार परिवर्तन करना ही शिक्षण का उद्देश्य है
और विद्यालयी वातावरण में शिक्षक द्वारा विभिन्न क्रियाविधि क्रियाकलापों के द्वारा जो शिक्षण के दौरान वो अपना रहा है, जो सीखने में बच्चे के सहायक है, उसमें बच्चे के अनुभव भी शामिल है जिससे वह सीख रहा है। और यह परिवर्तन किस स्तर तक हुआ है, इस चीज को जानना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो आज हमने मापन और मूल्यांकन को समझा, और दोनों को समावेशित करके अगर हम मापन और मूल्यांकन को 4 लाइन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में किसी भी सीमा तक अथवा कितनी गुणवत्ता के साथ शिक्षण कार्य किया गया है, उसका प्रमाण, उसके साक्ष्य और आकलन करना आवश्यक है। मापन तथा मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन, मूल्यांकन एवं मापन के द्वारा छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन विषयक सटीक प्रमाणों के संकलन करने तथा परिवर्तन स्तर, प्रकृति, दशा एवं दिशा के संबंध में निर्णय करने की जो सटीक प्रक्रिया है वह मापन एवं मूल्यांकन ही हो सकती है, जिसके द्वारा हम किसी चीज को माप सकते हैं, जिसके द्वारा हम किसी चीज का मूल्यांकन कर सकते हैं। आशा है कि आप सब लोगों को मापन और मूल्यांकन दोनों समझने में हमारा ये वीडियो सहायक होगा। इस वीडियो के साथ साथ जो चीजें हमने बताई हैं उसके संबंध में हम बिल्कुल शार्ट में 2 पेज में जो बातें मैंने ओरली आपको बताई हैं, इस 2 पेज में मैं इसे बना करके इसकी हेडिंग्स, मापन, आशय उसका, उसकी परिभाषा, उसके कुछ उदाहरण, मात्रात्मक गुणात्मक मापन या मानसिक भौतिक मापन अथवा मूल्यांकन की परिभाषा, इन चीज़ों को 2 पेज हम PDF में करके भी डाल देंगे, जिससे आप हमारे इस लेक्चर को सुनने के बाद PDF में वो चीज़ें आप देख लें और अच्छे से समझ लें। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।